अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब इस वक्त 3 दिहाइयों के संगीन तरीन सैलाब का सामना कर रहा है। भारत की जानिब से आने वाला सैलाबी रैला, ये पानी शहरियों की ज़िंदगी भर की कमाई पर पानी फेरते हुए बढ़ रहा है आगे, और पानी छोड़ने का जो ये सिलसिला है भारत का, ये अभी थमा नहीं है। अब भी वक्फे से भारत की जानिब से पानी छोड़ा जा रहा है। दरियाए सतलुज में आज एक नया रैला दाखिल हुआ है और इस वक्त गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव जो है वो 3.5 लाख क्यूसेक से जायद हो चुका है। दरियाए चुनाव में भी सैलाबी सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। झंग शहर को बचाने के लिए रिवाज बंद में शगाफ डाल दिया गया है। रेलवे ट्रैक को भी 3 मकामात से धमाके से उड़ाया गया है। इसके बावजूद जो सैलाबी पानी है वो झंग रोड तक पहुंच चुका है। लाहौर है, सियालकोट है, नारोवाल है, कसूर है, ननकाना साहब है और लोधरा इस समेत कई शहर हैं जो कि इस वक्त तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। 28 अजला के 1,500 से जायद देहात और मौजाजात सैलाबी पानी में डूब चुके हैं। 25 लोग अपनी जानों से जा चुके हैं। 14 लाख से जायद इस वक्त मुतासर हैं। 4 लाख से जायद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। घर बर्बाद हो गए। साल भर की गंदम और राशन जो जखीरा किया गया था वो पानी में बह चुका है। बाकी सामान उसका कुछ अता पता नहीं है। जहाँ फसलें लहलाया करती थी वहाँ अब दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो मवेशी गुजर बसर का जरिया थे वो भी नहीं बचे हैं। जो कल खुशहाल थे वो आज बदहाल हैं, बेघर हैं, बेआसरा हैं। हज़ारों एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। 750 से ज़ायद किश्तियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। ड्रोन और थर्मल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने आज दौरा किया वज़ीराबाद का। नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। पाक फौज की जानिब से भी मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीव ऑपरेशन जारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया है। फील्ड मार्शल ने सिख कम्युनिटी से भी मुलाकात की है और दरबार साहब करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर बहाल करने का यकीन दिलाया है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मानसून के 9वें स्पेल का अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ साथ आज से 2 सितंबर तक लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद, जहलुम और गुजरावाला समेत दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने नाज़रीन सैलाबी सूरत हाल मजीद बिगड़ने और नदी नालों में मजीद तोयानी का खदशा जाहिर किया है। पंजाब के बाद ये पानी जो है ना वो सिंध की तरफ जाएगा, सिंध में दाखिल होगा। सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से बताया गया है कि 3 और 4 सितंबर की रात सक्खर के गुड्डू बैराज पर 7 से 8 लाख क्यूसेक का रैला इम्कान जाहिर किया जा रहा है इसके आने का। सैलाबी सूरत हाल के बाइस सूबे में 50,000 से जायद खानदानों के मुतासर होने का खदशा है। शिमाली अजला में 72 और जनूबी अजला में 106 कश्तियाँ तैनात कर दी गई हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने शिमाली अजला में रेस्क्यू 1122 को 30,000 से जायद एहलकार तैनात करने की हिदायत की है और साथ ही ये भी कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर गैर सरकारी मशीनरी का भी बंदोबस्त किया जाए। पाकिस्तान में बसने वालों की बदकिस्मती नाज़रीन ये है कि हर बात ना हमें इसी तरह की किसी न किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। सैलाब चाहे वो 2010 का हो, 2022 का हो, इजाफी पानी को ज़ख़ीरा करना तो दूर की बात है। हम तो इस तबाही जो मच जाती है उसे रोकने की अहलियत भी नहीं रखते हैं। हुक्मरानों की नाअहली और नाइत्तेफाकी की भरपाई जो है वो ना अवाम कर रहे होते हैं। भारत हमारा पानी बंद करके भी नुकसान पहुंचा रहा है और पानी छोड़कर भी नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हम आज तक इस काबिल नहीं हो सके हैं कि कोई ऐसा निज़ामी तरतीब दे दें जो सूरत हाल से निमटने में तो कम से कम मददगार साबित हो सके। सैलाब से लाहौर के इर्द गिर्द कई इलाके और कई सोसाइटीज़ मुतासर हुई हैं, लेकिन एक काबिल तारीफ अमल है जो मुझे लगता है कि इसका जिक्र करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाक व्यू इंतज़ामिया जिनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि जो मुतासरा शहरी हैं उनके नुकसान का फौरी तौर पर तलाफी उसकी की जाएगी। ये एक काबिले तारीफ अमल है जिसकी बात करनी चाहिए, और अगर तमाम लोग ही अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए इस तरह का अमल करना शुरू कर देना तो बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े नुकसानात से बच सकते हैं। प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों में इरफान अली काठिया जो कि DGP MDA हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PDA में, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हसन अब्बास साहब जो कि माहिर आबी उमूर हैं, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। और इरफान अली साहब, मैं ज़रा बात का आगाज़ आपसे करना चाह रही हूँ क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन सर हो रही है ना, मैं चाह रही हूँ कि अभी आप मुझे बताइए कि पंजाब के जो इस वक्त इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल क्या है और क्या लाहौर में अभी मजीद इलाकों को भी ख़तरा है या ख़तरा टल चुका है सर?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त पंजाब के 3 बड़े दरिया, ये हमारी तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि जो एक ही टाइम पे तीनों दरिया इस वक्त भरपूर तरीके से सुपर फ्लड में है। और लाहौर की आपने बात की, लाहौर कल रात बहुत टफ थी और हमने 1988 में 3,46,000 क्यूसेक्स पानी आया था, और कल उसके बाद दूसरा बड़ा पानी आया जो 2,20,000 क्यूसेक्स हमने रावी साइफन और शाहदरा के मुकाम से गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर ओवरऑल सेफ रहा और इस वक्त पानी रिसीडिंग ट्रेंड पे है और इस वक्त 1,60,000 क्यूसेक्स पानी गुजर रहा है। लाहौर के कुछ नशेबी इलाकों में पानी जरूर आया और 9 ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे मुख्तलिफ सोसाइटीज में और बस्तियों में पानी आया। अर्ली ऑन इनको किया गया था और यही वजह है कि कोई बहुत बड़ा जानी नुकसान अल्लाह ताला ने उससे हमें महफूज रखा। अच्छा इरफान साहब, दो बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये जरा कंफर्म कीजिएगा कि लाहौर सर अब लाहौर से खतरा टल चुका है, और दूसरा खुदा न खास्ता कसूर के बारे में कहा जा रहा है कि वो डूब सकता है, तो इन दोनों बातों की तस्दीक या तरदीद कीजिएगा सर। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर से पूरी तरह से खतरा टल चुका है और यही पानी जो बड़ा पानी था ये इस वक्त बल्लो की हेडवर्क्स पे ये ननकाना साहब के करीब ये वहाँ दाखिल हुआ है और ये अब अगले 24 घंटे में इसकी पीक वहाँ पे आएगी और फिर नीचे जो मुल्का अजला हैं जिनमें कसूर, जिसमें उकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक सिंह और इसी तरह नीचे बाकी ये पानी जाएगा। कसूर का इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारे पास 2,61,000 क्यूसेक 4-5 दिन से स्टेडी ट्रेंड में था और बढ़ नहीं रहा था, लेकिन अब अचानक ये बढ़ना शुरू हुआ और इस वक्त काफी अलार्मिंग सूरत हाल ये तकरीबन 3.5 लाख को टच कर चुका है। इरफान साहब, सर मुल्तान है, झंग है, ये वो इलाके हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मुतासर हो सकते हैं बुरी तरह, और फिर क्या सर वहां पर क्या सिचुएशन ऐसी है कि वहां पर लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया गया है? अगर हमारे पास पेशगी इत्तलात मौजूद हैं इस बारे में तो। जी बिल्कुल, ये जो इवैक्यूएशन की आप बात कर रही हैं मैम, ये 3 दिन पहले हर चीज, तीनों दरियाओं के फ्लड प्लेन हर तरह से खाली हैं। इस वक्त अगर खुदा न खास्ता अभी तक लोग रावी दरिया में बैठे हों तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतना बड़ा पानी खुदा न खास्ता बहुत बड़े नुकसानात ना करे। तो ये बर वक्त इतलात थी और पूरी तरह से इंतजामिया ने, और इवन हमें काफी सारी जगहों पे फोर्स्ड इवैक्यूएशन भी करनी पड़ी और लोगों को सख्ती से निकालना पड़ा, जिसके काफी शिकवे शिकायत भी हुए। और मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनका जरूर तस्करा करूंगा कि आप देखें कि ये जो पानी थे मैडम, ये प्लानिंग और ये चीजें बिल्कुल अपनी जगह ठीक है कि मुल्कों में प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, लेकिन ये जो पानी हमारे पास आया ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। और सर एक और बात आप बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहे थे कसूर के हवाले से, क्या सर ये भी हुआ है कि कसूर में जहां पर जो रिलीफ के लिए कैंप्स लगाए गए थे, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बनाए गए थे, वहां से भी लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है, वहां से भी उठाया जा रहा है? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि शायद वही वो मकाम है कि जहां पर पानी आना है। जी बिल्कुल, इस वक्त कसूर में क्योंकि कल इंडियन साइड पे जो उनका राइट मार्जिनल बंद था वो ब्रीच हुआ 3 बजे, उसके बाद ये पानी इंडिया से डायरेक्टली सिस्टम से निकल के उसने कसूर का रुख किया और इसी वजह से आज अब्रप्ट इंक्रीज हुई और इस वक्त पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। लेकिन इसको आज शाम ही चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पर्सनली लम्हा बलम्हा इसकी सूरत हाल को मालूम किया और इसमें कहीं पे अगर कोई इंपॉर्टेंट फैसले ब्रीचेस वगैरह के लेने थे तो वो हमने बर वक्त उनको इंश्योर किया। अल्हम्दुलिल्लाह कसूर को इस सेव करने के लिए वो तमाम फैसले उनको लिए चुका है और इस वक्त भी पाकिस्तान फौज और इवन पाकिस्तान नेवी। अच्छा इरफान साहब, सिचुएशन सर इस वक्त ये है कि मजीद अभी एक और नोटिफिकेशन जारी हो गया, 2 सितंबर तक बारिशों का। आज सुबह भी हम देख रहे हैं बारिश हुई है वहां पर, फिर तुगयानी भी है, दरिया बहुत तेज इसका बहाव है। तो अब मुझे बताइए कि कितना इम्कान है कि भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक और स्पेल या एक और जो है वो पानी छोड़ा जा रहा है, तो मजीद कितना पानी आने का इम्कान है सर? और फिर इस बारिश की वजह से और कितनी ऊंचाई हम देखेंगे? जी बिल्कुल, ये 9th स्पेल आज पंजाब में भी और अपर कैचमेंट्स जो हमारी इन दरियाओं की हैं, हिमाचल और जम्मू, इनमें भी बारिशें स्टार्ट हुई हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी वो नहीं है जो 8वें स्पेल में जो हमारे साथ पंजाब के साथ और पाकिस्तान के साथ पहले हो चुका है।
ये जरूर है कि ये पंजाब में भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इन तमाम अजला में बारिश होगी जो पहले ही अंडर वाटर हैं, तो यहाँ रेस्क्यू और रिलीफ की जो एक्टिविटीज हैं उनको मुतासर होने का खदशा है। जी ठीक। अच्छा सर, पंजाब में जो सिविल इंतजामिया है वो हम देख रहे हैं बेहतर अंदाज में काम हो रहा है। इस वक्त 4 लाख से ज्यादा लोगों को एवैक्यूएट किया गया, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, लेकिन क्या कुछ ऐसे इलाके भी रेक्टिफाई किए गए हैं कि जहां पर मदद की जरूरत है लेकिन अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, जहां पर सिविल इंतजामिया की या फौज की मदद दरकार है, जरूरत है वहां पर लोगों को? जी देखें, क्योंकि हमारा ये अभी फिनोमेना जो है इवॉल्विंग फिनोमेना है। पानी जो बड़े रेले हैं वो तीनों दरियाओं में, कसूर जो सतलुज है उसमें तो अभी स्टार्ट हो रहा है कि अब जो मैक्सिमम पीक है वो इस वक्त कसूर में है और अभी इसने पूरा पंजाब गुजरना है। इसी तरह रावी और चनाब के पानी के बड़े पीक्स जो हैं वो अभी मिडल ऑफ दी पंजाब हैं और अभी सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है। और आपने देखा चीफ मिनिस्टर पंजाब कल से आज उन्होंने 2 अजला का विजिट किया। पूरी तरह से पूरी इंतजामिया ऑन टोज है और पब्लिक के साथ है और कोई भी अवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मैयर है उससे गुरेज नहीं किया जा रहा। और इरफान साहब, जो अब बताया ये जा रहा है कि ये ऑब्वियसली ये दरिया आगे बढ़ते हुए फिर ये सिंध की तरफ जाएगा, तो सिंध में कितना पानी दाखिल होगा इसका कुछ अंदाजा हुआ है सर? और कौन से इलाके हैं, कौन से शहर हैं जो मुतासिर होंगे? जी, इस वक्त ये कबल अज़ वक्त होगा कि क्योंकि काफी सारे मल्टीपल ब्रीचेस हमें वो ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट करने पड़े पानी का जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए। तो अब ओवरऑल पानी के जो टाइम लैग्स हैं और पानी के वहां पहुंचने की इंटेंसिटी अब ये वेरी कर रही है और ये कैलकुलेशंस में करना अभी बताना इसको कबल अज़ वक्त होगा। जी सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। डॉक्टर हसन के माहिर है, आबी उमूर है। मैंने सर बात का आगाज वहां से इसलिए किया कि आप पहले सारी सिचुएशन हम जान लें और फिर उसके बाद आप अपनी माहिराना राय इसमें दें, क्योंकि मैं बार बार एक बात सोच रही थी, बहसन इकबाल साहब ने एक बात कही कि भारत की तरफ से जिस तरह से किस्सों में पानी छोड़ा जा रहा है और उसका ये इम्पैक्ट हुआ है, यानी भारत की तरफ से ये एक आबी जारियत का सिलसिला शुरू हुआ है। क्या सर ये तासुर बिल्कुल ठीक है, हमारा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारत ने पानी छोड़ा और इसकी वजह से हम इस सिचुएशन में आ गए? इसके बारे में जो ना मैं ये कहूँगा कि जब आप अपनी किसी कोताही को कवर करना होता है तो आपको कोई ना कोई स्केप गोट चाहिए होता है, किसी पे आप इल्जाम तराशी करें ताकि लोगों को पता ना चले कि आपकी इसमें कितनी नाअहली जो है वो शामिल थी। तो पहले हमेशा ये कहते थे ऐसी सिचुएशन में कि जी भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत ने पानी रोक लिया, जबकि वाटर मैनेजमेंट आप खुद नहीं कर रहे। उसके बाद में अब एक और नया बहाना आ गया कि जी क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। अभी मैं इसमें 2-4 वजाहतें करूं कि ये जो बारिशें इस वक्त ज़्यादा हो रही हैं इसमें क्लाइमेट चेंज का हिस्सा लाजमी है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्लाइमेट चेंज का मेरे ख्याल में इसमें कंट्रीब्यूशन 15 से 20% है। बाकी जो पानी ज़्यादा आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से शायद 15 से 20% पानी ज़्यादा आया है, लेकिन बेसिकली ये पानी क्यों ज़्यादा आ रहा है? क्योंकि जो आपके मानसून को स्ट्रॉन्ग करने वाला एक ग्लोबल सिस्टम है जिसको हम एनसो कहते हैं और वो पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है, उसकी 2 एक्सट्रीम्स होती हैं, एक लानीनिया होती है और एक अल्नीनियो होता है। तो जब अल्नीनियो आता है तो आपका मानसून वीक हो जाता है और जब लानीना आता है तो आपका मानसून स्ट्रांग हो जाता है, और ये साइकिल है जिसकी कोई रेगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, कभी 3 साल में, कभी 4 साल में, कभी 7 साल में ये रिवर्स होता रहता है। सही। तो अभी कभी कमजोर सिस्टम, कभी जो है ये स्ट्रांग सिस्टम। तो अभी ये जो स्ट्रांग सिस्टम है ना पैसिफिक में, इस वक्त लानीनिया जो है वो सेट इन हो गया है, जिसकी वजह से हमारा एशियन मानसून जो है वो स्ट्रॉन्गर हो गया है। और हमने इस साल देखा कि, और हमें पता था, हमें फरवरी से पता था कि लानीनिया बन रहा है, और फिर मेरे ख्याल में अप्रैल और मई में हमें मेट डिपार्टमेंट ने भी बता दिया कि इस दफ़ा का मानसून स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसके पीछे लानीनिया का ज़्यादा बड़ा रोल है। फिर अप्रैल में मोदी साहब ने कहा कि जी टीटी हेलिडे बायस हो गई है। अब हमें ये सारी चीज़ें पता हैं और आपका मानसून जो है वो एज प्रिडिक्टेड तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले शुरू हो गया, अर्ली सेट इन हो गया मानसून, और अब उसके बाद में ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ वो आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेचुरल हैं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ उसकी तरफ जो मैन मेड है। मैन मेड में क्या है कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया,
जाहिर है सतलुज और रावी में जो पानी आ रहा है वो इंडिया ही से आ रहा है, लेकिन ये इंडिया रावी और सतलुज ने नहीं बनाया था। ये इंडिया पाकिस्तान के बनने से बहुत पहले, ह्यूमन बींग्स की सिविलाइजेशन से बहुत पहले, ये तो तकरीबन जो है कम से कम भी जो है 30-40 मिलियन साल पुराना फिनोमिना है ये मानसून। तो ये मानसून तो उस वक्त से चल रहा है, उसको क्या पता था कि बाद में कोई लाइनें लग जाएंगी, कोई बाउंड्रियां बन जाएंगी, कोई डैम बन जाएंगे, वो तो अपने हिसाब से आ रहा है और चल रहा है। अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जब हमने की तो हमने ये 2 दरियाओं को दे दिया कि जी इसका पानी आप जितना मर्जी इस्तेमाल करें, वो सारा भी रोक लें तो उनकी मर्जी है, और हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। सारा वो रोक नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता इकोनॉमिकली जो इतने बड़े सैलाब को हैंडल करे। तो जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, बैराज और कैनाल्स बनाए जाते हैं, वो उनकी एक खास इंजीनियरिंग कैपेसिटी होती है। अगर उस कैपेसिटी से ज्यादा पानी आ जाएगा तो फिर आपने उसको छोड़ना है, और छोड़ना आपने किधर है, जो उसका कुदरती रास्ता है, क्योंकि कुदरत के रास्ते से वो पानी आज पहली दफा नहीं गुजर रहा, वो हजारों लाखों दफा गुजर चुके हैं। अगर दरिया का पार्ट जो है वो आपको 4 किलोमीटर चौड़ा नजर आ रहा है, जिसमें आपने कभी जिंदगी में 4 किलोमीटर तक पानी नहीं देखा, लेकिन वो दरिया ने बनाया है, पता नहीं कितनी सदियां पहले उसने। पानी जब भी गुजरेगा वो अपना रास्ता जरूर अपने रास्ते से गुजरेगा। तो जिस वक्त आपके स्ट्रक्चर्स ओवरटॉप होने के करीब आते हैं तो आपने उनका पानी रिलीज करना होता है, उसके लिए डैम मैनुअल्स लिखे जाते हैं। और ये जितने भी डैम्स हैं जो इंडिया में है, इंडस के ऊपर बने हुए या पाकिस्तान में बने हुए हैं, मंगला तरबेला वगैरह, ये सारे के सारे डैम इंडस वाटर ट्रीटी के आगे पीछे बने थे, उसके चक्कर में बने थे। और ये सारे बनाने वाले जो थे, इनके मेजर डिजाइन जो हैं वो अमेरिका से आए थे। टेनेसी वैली के डिजाइन थे, कोलोराडो रिवर के डिजाइन थे, आगे पीछे वो सारा कुछ था। तो इसके जो मैनुअल्स हैं वो अमेरिकियों ही के लिखे हुए हैं, और एग्जैक्टली एक ही तरीके से ये इंडिया के डैम और पाकिस्तान के डैम ऑपरेट होते हैं। इसमें डैम मैनुअल जो है ना वो आपको बताता है कि आपने डैम को सबसे पहले बचाना है, स्ट्रक्चर की। बिल्कुल ठीक। अब सर मुझे ये फरमाइए, अभी जैसे हम बात कर रहे थे इरफान साहब से, डीजीपीडीएमए से, तो वो ये कह रहे थे कि 1988 में जो सैलाब आया था उसके बाद जो इस दफा का सैलाब है यानी 2025 का, इसकी सूरत हाल ज्यादा खतरनाक है। कहा जा सकता है कि 88 से ज्यादा खतरनाक सैलाब है। देखिए वो जो 88 वाला था ना वो बेसिकली आया था सतलुज और ब्यास में, और उससे आपका जो एरिया था दरिया सतलुज का वो मुतासिर हुआ था। और 88 की तरह का ही एक और सैलाब थोड़ा सा कम था 88 से, वो 2023 में 2 साल पहले आया था। तो उस वक्त भी सतलुज में बहुत पानी आया था और अभी फिर आया है, लेकिन इस दफा सतलुज के साथ रावी और चनाब में भी आया। अच्छा, ये पैटर्न चेंज होते रहते हैं, कभी इधर ज्यादा कभी उधर ज्यादा। सतलुज में पानी ज्यादा आ गया। सर एक इशू और भी है, अभी हम डैम्स के हवाले से बात कर रहे थे। अब चीन ने 98,000 डैम्स बनाए, भारत के पास 5,000 डैम्स है, जिससे वो कैपेसिटी पानी को स्टोर भी करते हैं, फिर उससे बिजली भी बनाते हैं। और इस तरह की अगर कोई नेचुरल डिजास्टर किसी सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल करने में भी किसी ना किसी हद तक कामयाब होते हैं। पाकिस्तान में सर अगर डैम्स ना बनाए तो हम क्या करें इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए? देखिए जी, जेलम में आपका सबसे बड़ा वन ऑफ द 2 बिगेस्ट डैम्स है मंगला डैम जी। जब जेलम के ऊपर क्लाउड बस्ट हुआ 1992 में तो डैम ने बचाया आपको कि डुबोया? जी ठीक, हिस्ट्री देखें। क्लाउड बर्स्ट अलग चीज, लेकिन सर जो पानी आ रहा होता है ऊपर से वो तो रोका जा सकता है ना सर? देखिए ना, आपका सबसे बड़ा डैम जेलम दरिया के ऊपर 1992 में मौजूद था। ऊपर कैचमेंट में बारिश हुई, डैम के गेट अचानक खोलने पड़े, आपका जेलम का शहर डूब गया, आपके सैकड़ों देहात डूब गए, और उसके बाद में 1000 के करीब जो है वो जानी नुकसान हुआ। सर 2 अलग-अलग सिचुएशंस है ना, वो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, मैं सैलाबी रेले की बात कर रहा हूं। तो सैलाबी रेला क्लाउड बर्स्ट से ही बनता है ना। वो जो हैवी रेनफॉल हो रही है अपर कैचमेंट्स में, उन्हीं से ये पानी निकल के आ रहा है और उसी से ये सारा सैलाब बन रहा है। इट इज द सेम थिंग, हाइड्रोलॉजिकली स्पीकिंग इट इज द सेम थिंग। यही 1992 में जेलम में हुआ था। आपके डैम ने वो सैलाब नहीं रोका। उसके बाद में वापडा ने अपनी रिपोर्ट लिखी, 1994 में वो रिपोर्ट पब्लिश हुई। उसमें वापडा की रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा गया था कि ये डैम फ्लड को रोकने के लिए नहीं है, ना रोक सकते हैं। और उसमें लिखा हुआ था कि एनी फ्लड कंट्रोल इज इंसिडेंटल, ये वर्ड है उस रिपोर्ट का, कि इंसिडेंटल है कि आपने रोक लिया। होता क्या है कि ये जितने भी बड़े डैम है ना ये छोटे छोटे सैलाबों को रोक देते हैं और बड़े सैलाब को मैग्नीफाई कर देते हैं। और यही हम अभी भी देख रहे हैं, यही हमने 1988 में देखा, यही हमने 1992 में देखा।
सही। और होता क्या है कि जिस वक्त छोटे सैलाब खत्म हो जाते हैं, दरिया छोटे हो जाते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब पुराने वाले हमारे कह रहे थे कि रावी सुकड़ के नाला बन गया, वो छोटे छोटे सैलाब खत्म हो गए और लोगों ने ये समझा कि दरिया छोटा हो गया, एनक्रोचमेंट करना आसान हो गया, सोसाइटियां तक बन गई, रूडा जैसी स्कीमें कंसीव हो गई। ठीक है, तो ये सब कुछ होने के बाद तो इसका कसूरवार सबसे बड़ा कसूरवार कौन था? डैम था। डैम था जिसने लोगों को एनकरेज किया कि वो दरिया के करीब आ जाए। अब वही डैम बड़े सैलाब को ज्यादा बड़ा ना बनाए, आप ये कह रहे हैं? एग्जैक्टली, डैम ना बनाया जाए। जी ना बनाया जाए। तो फिर पानी को, ये जिस तरह से पानी बह रहा है, पानी सेव कैसे किया जाए, कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए इसकी? बिजली बनाने के काम आता है सर, दीगर काम आते हैं। तो फिर अगर डैम ना बनाया जाए तो फिर ऐसे ही बहने दें? सारी दुनिया कह रही है डैम बनाए, आप कह रहे हैं डैम नहीं बनाए। सारी दुनिया नहीं कह रही ना, मसला सारा ये है कि सारी दुनिया नहीं कह रही। सारी दुनिया कह रही है लेट द रिवर फ्लो। देखें, किसी जमाने में ना हम कहते थे फ्लड कंट्रोल, ये 19-20वीं सदी का जो है ना, ये बड़ा था कि जी हम बहुत ताकतवर हो गए हैं, अब हम नेचर को कंट्रोल करेंगे, फ्लड को कंट्रोल करेंगे। जब कंट्रोल में बताया नेचर ने कि नहीं यू कांट कंट्रोल मी, तो फिर उनका जी फ्लड मैनेजमेंट। सही, ठीक है। और आज दुनिया क्या कह रही है, ग्लोबल माइंड आज का क्या है? फ्लड अडेप्टेशन। दरिया को उसका रास्ता वापस कर दें। यूरोप में इनिशिएटिव चल रहा है रूम फॉर द रिवर, यूरोपियन यूनियन उसको सपोर्ट कर रही है। रूम फॉर द रिवर का मतलब है कि हमें भी रूम फॉर द रिवर देना है। वो एनक्रोचमेंट्स हैं उनको बतदरीज खत्म करना है, स्ट्रक्चर्स को खत्म करना है जो एनकरेज करते हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं, और दरिया को उसका रास्ता दे दे। जब दरिया अपने रास्ते पे चलता है ना, दरिया आपके लिए एक नहीं, आपके लिए बेशुमार, हम उसको कहते हैं सही इकोलॉजिकल सर्विसेज। ये वही वाली बात कि दरिया को, ये पानी जो है वो अपना रास्ता खुद लेता, अगर उसको कवर कर लिया जाएगा तो वो अपना रास्ता बना लेगा, और जब बना लेगा तो फिर ऐसी सिचुएशन होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन अब्बास साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन है कि इस सिचुएशन के दौरान भी सियासत भी साथ साथ हो रही है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक से पहले मैं कह रही थी कि सैलाबी सूरत हाल है, और फिर क्या इस पर हम ये सवाल कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा सियासत के लिए गलत वक्त का इंतखाब करती है। इस वक्त भी खान साहब की तरफ से एक हुक्म आया कि जो कमेटियाँ हैं उससे इस्तीफ़ा दे दिया जाए, और फिर इस्तीफ़ा PTI की तरफ से दे दिया गया। 20 अरकाने कौमी असम्बली हैं जिन्होंने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया है, और हुकूमत ने इस इस्तीफ़े को कबूल करने से इनकार किया है, ये कहते हुए कि इस पर बातचीत मजीद की जाएगी। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से पार्लिमानी निज़ाम में रहने पर जोर दिया है, इसका इस हिस्सा रहने पर जोर दिया है। तहरीक इंसाफ अगले मरहले में जो असम्बली की रुकनियत है, क्या इससे भी मुस्ताफ़ी होगी? फिर अब ये एक बड़ा सवाल है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात हमने एक दफ़ा पहले भी देखे थे, क्या उसका दोबारा आगाज़ हो गया है? क्योंकि मुख्तलिफ जो हुकूमती अरकान हैं वो ये कहते तो हैं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत का आगाज़ किस तरह से होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे साथ प्रोग्राम में मेरे मौजूद मेहमानों में हसन अयूब साहब तजिया निगार हैं, मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। बहजाद सलीमी साहब डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हैं समा टीवी, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। पहले जरा उनसे खबर ले लेते हैं हसन, फिर आपकी तरफ आते हैं। बहजाद साहब, मुझे बताइएगा, तहरीक इंसाफ के जो 20 अरकान कौमी असम्बली हैं, ये कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हुए हैं, लेकिन हुकूमत ने इन अरकान के इस्तीफ़े फौरी तौर पर मंजूर न करने का फैसला किया है और बातचीत की पेशकश की है। तो क्या हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर कोई मुज़ाकरात वगैरह का सिलसिला शुरू हो रहा है, बातचीत की ऑफर किया है तहरीक इंसाफ को? जी बहुत शुक्रिया किरण। देखें, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन अरकान कौमी असम्बली ने स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़ा दिया है, तो वो इस्तीफ़ा उनका पार्टी क़यादत जो कि बानी PTI हैं उनके हुक्म पर एक बादिल नखास्ता वो इन स्टैंडिंग कमेटी से मुस्तफ़ी हुए हैं, क्योंकि हमारा इन अरकान से पार्लियामेंट में मुसलसल रब्ता है, लेकिन कोई भी खुशी से मुस्तफ़ी नहीं हुआ। एक पार्टी पॉलिसी थी जिसकी उन्होंने पैरवी की है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि उनका जो इस्तीफ़ा है स्टैंडिंग कमेटी से फौरी तौर पर मंजूर नहीं किया जाएगा, और ना ही उन स्टैंडिंग कमेटीज़ पर जो हुकूमती अरकान है उनको रुकन के तौर पर रखा जाएगा। इस हवाले से ज़िम्मेदार ज़राए ने समा को बताया था कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भी दरख्वास्त की गई है कि जिन अरकान की जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया है उनका इस्तीफ़ा फौरी तौर पर मंजूर ना किया जाए। जहाँ तक बातचीत की ताल्लुक है, तो बातचीत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
एक दूसरे दर्जे की क़यादत ऐसी है जो कि हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में रहती है और अभी भी हुकूमत का उसी जो क़यादत है उसके साथ राब्ता है, और वो उनको ये पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी अमल का हिस्सा रहे और वो ना सिर्फ स्टैंडिंग कमेटीज़ में अपना किरदार अदा करे बल्कि कौमी असम्बली और सेनेट में भी अपना यही अगला सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या ये जो मैसेज है ये सिर्फ मीडिया की हद तक है या पीटीआई को कन्वे भी किया गया है? अब अगर कन्वे कर दिया गया है तो वहां से रिएक्शन क्या आया है? जी, बुनियादी तौर पर ये जो मैसेज कन्वे किया गया है ये अभी जो मैंने आपसे पहले कहा कि ये दूसरे दर्जे की क़यादत है जिसमें जो आमर डोगर साहब है, मैं नाम भी ले लेता हूँ, वो हुकूमत से मुसलसल राब्ते में रहते हैं और हुकूमत के जो सीनियर रहनुमा है वो भी उनसे बातचीत करते हैं और हमेशा जो भी ब्रेक थ्रू होता है उसमें एक आमर डोगर का एक मरकजी किरदार होता है। वो हुकूमत और अपनी जमात की क़यादत के दरमियान जो एक पैगाम है उसके हवाले से भी किरदार अदा करते हैं। तो जो हमने कल सुना बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया कि जो हम हैं अभी तक कोई मुज़ाकरात का अमल शुरू नहीं हुआ, तो जो पैगाम दिया गया वो यही दिया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर जाकर उनको बातचीत के लिए पेशकश की गई, तो उस वक्त भी पीटीआई की जानिब से इस पेशकश को कबूल नहीं किया गया था। तो अब वक्त है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल हो सकते हैं और पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आया जाए, और इसीलिए हुकूमत जो है ये ना सिर्फ ये पैगाम भी भेजा है बल्कि एक एतमाद की बहाली का इक़दाम है कि उनके इस्तीफे फौरी मंजूर नहीं किए जा रहे। बिल्कुल ठीक, साथ ही मौजूद रहिए। हसन अय्यूब साहब, हुकूमत ने फौरी तौर पर तो इस्तीफे मंजूर करने के लिए इनकार कर दिया ना, वो बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन माजी में हमने ये देखा है कि पिक एंड चूज हुआ, इसका इस्तीफा मंजूर हुआ, उसका नहीं हुआ, तो अब फिर बाद में यही तो नहीं किया जाएगा कि एक का मंजूर हो रहा है दूसरे का नहीं हो रहा? ये स्टैंडिंग कमेटी से है, ये कोई नेशनल असेंबली की नशिस्त से तो इस्तीफा नहीं दे रहे ना। पहले भी इसमें देखिए, स्पीकर के लिए ये ज़रूरी है कि वो ईच मेंबर को बुलाकर इन पर्सन और उससे पूछ करके क्या किसी दबाव की वजह से तो वो मुसाफिर नहीं हो रहे, तो ये उन्होंने बेसिकली एक जांच पड़ताल का अमल उन्होंने करना है। अच्छा। इसके बाद भी स्पीकर ने इसके ऊपर डिसीजन करना है। इस टाइम जो इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे तो ये भी सियासी अमल का हिस्सा है। वो चाह रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर जो अपोजिशन की तवाना आवाज़ मौजूद रहे, लेकिन अगर समझें कि इस वक्त कोई मुज़ाकरात का माहौल है, बिलखुसूस बानी जो तहरीक इंसाफ के ट्वीट के बाद, और क्या शानदार उन्होंने ट्वीट किया है इस मौके के ऊपर जब पूरा मुल्क जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है। जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं, जिस तरह की वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो अपनी जो पार्टी की पार्लिमानी पार्टी की मंशा को कत्ल कर रहे हैं, शानदार को समझने में मुझे थोड़ा सा लम्हा लगा। इसकी कोई दूसरी मिसाल मौजूद नहीं है, और ये आज से नहीं, एक अरसे से 2014 में भी इसी तरीके से उन्होंने जब इस्तीफे उनको कहा था कि दें, तो जो उनके अरकान थे वो नहीं देना चाहते थे। शाह महमूद कुरैशी मुस्तफ़ी नहीं होना चाहते थे, तो फिर उन्होंने एक मतलब ड्रामा वगैरह किया, फिर मिल जाती है हुकूमत के साथ अपोजिशन, फिर एक ऑप्टिक्स दिखाते हैं इमरान खान साहब को भी खुश कर देना और अपनी जो वोट बैंक है उसको भी बताना जी हम तो इस्तीफे दे रहे हैं लेकिन हुकूमत मंजूर नहीं कर रही। तो बात यही है जी, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का जो एक ऑप्शन उनको दिया था गवर्नमेंट ने, उसको मुस्तरद किया है, और अब हुकूमत भी संजीदा नहीं है मुज़ाकरात के लिए। अच्छा जी बिल्कुल नहीं है। 2 मरतबा लॉ मिनिस्टर ने राब्ता किया था जी। 2 मरतबा लॉ मिनिस्टर ने कहा था कि जी प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुका था जो मार्का हक की सेलिब्रेशंस थी उस मौके के ऊपर, तो अभी कोई आगे से देखिए एक आर्म एक्सटेंड कर रहे हैं, हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, वो हाथ को झटक रहे हैं, तो ताली तो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो थप्पड़ है। तो देखिए अब देखना यह है कि ओपोजिशन के पास क्या था हुकूमत को देने के लिए, कुछ भी नहीं सिवाय वर्किंग रिलेशन के, इनके तो पल्ले कुछ है ही नहीं, लेकिन हुकूमत के पास बहुत कुछ है देने को, और जो इनको मिल सकता था वो नादान सियासत की वजह से या एक क्या मिल सकता था, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और दूसरा ये जो आपने बात की कि अगर हुकूमत की तरफ से नहीं मंजूर किए गए इस्तीफे, तो बुनियादी तौर पर सिर्फ उसका रीजन यही है कि जांच पड़ताल का अमल इसका होना है, क्योंकि पीछे हुकूमत भी मुज़ाकरात करने के लिए अब संजीदा नजर नहीं आ रही बकौल हसन अय्यूब साहब। बेहजाद सलीमी साहब बेहद शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यही वो सवाल जो हसन अय्यूब साहब बात कर रहे थे इसी को दोबारा उठाएंगे ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना सियासी तर्ज अपनाया हुआ है उस पर बात चल रही है। हसन साहब, सबसे पहले तो ये कि क्या ये जो तरीका है इस वक्त का, मौजूदा जो सिचुएशन है KPK में पहले, फिर पंजाब हम देख रहे हैं, फिर ये सिंध पर सैलाब जाने की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ सियासत में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्तीफे दे रही है, हुकूमत कबूल नहीं करी। वो हम पहले हिस्से में बात कर चुके हैं कि हुकूमत की क्या इंटेंशंस है, वो मुज़ाकरात के मामले में संजीदा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हुकूमत के पास बहुत कुछ था देने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने गैर संजीदा अंदाज की वजह से हासिल नहीं कर सकी। क्या था हुकूमत के पास, या क्या हुकूमत देना चाह रही थी? आपको मालूम है कि प्रेसिडेंशियल पार्डन का इख्तियार है सदर पाकिस्तान के पास। आर्टिकल 45 आइन का जो है वो इख्तियार देता है, जो सजाएं हुई हैं वो कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, इनको जेल जाने से ये लोग बच सकते हैं। तो इससे बड़ा और क्या इख्तियार दे सकते हैं? ये हुकूमत चाहती है? ये चाहती नहीं है, ये ऑप्शन है। नेगोशिएशंस जब डायलॉग होता है तो कुछ लोग कुछ दो होता है, फिर कुछ गारंटीज होती हैं, हुकूमत की इंटेंशंस है। पहले हुकूमत के पास वैसे इतना इख्तियार है? नहीं, हुकूमत के पास ये इख्तियार है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है जो कानून की बात नहीं करी, मैं वैसे पूछ रही हूं, इख्तियार है हुकूमत। अच्छा, वो भी है, ठीक। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपका रवैया कैसा है। अगर तो ये पूरी की पूरी पार्टी एक ऐसे शख्स के हाथों ब्लैकमेल हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता, वो कन्विक्ट हो चुका है, उसको 14 साल की सजा हो चुकी है, और बेसिकली कौन से मुकदमे पर हुई है? करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर। अच्छा, वैसे हसन साहब आपने कहा इसको कहते हैं कि सियासी कानूनी तौर पर भी है और हालात भी ऐसे हैं कि उनके पास इख्तियारात हैं। मैं इस बात को आपकी कैसे मानूं कि जब मैं देखती हूँ पहले मुज़ाकरात होते हैं, उसमें सेनेटर्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर ये बातचीत हो जाती है कि मुलाकात भी करवाई जाएगी और डिस्कशन का मौका भी दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद सेनेटर्स ही आके, इरफान सिद्दीकी साहब आके वो बड़े परेशान होते हैं। वो कहते हैं ये हम बात करेंगे स्पीकर साहब से कि ऐसा क्यों हुआ कि जब इजाजत भी दे दी गई, बातचीत भी हो गई, अगले दिन मुलाकात भी नहीं हुई। तो फिर मैं आपकी ये बात कैसे मान लूं कि इख्तियार भी और हुकूमत की इंटेंशंस भी है? शायद अगर मुज़ाकरात होंगे तो वही लोग जिनसे एक दफा मेंटेड जिनको मिल जाएगा वही लोग बैठेंगे और वही डिसाइड करने की पोजीशन में होंगे। ये नहीं कि मासी वेड़ा बना लें अडियाला को, हर 5 मिनट के बाद कहें जी हमने दिन में 3 मरतबा चक्कर लगाने अडियाला के, तो ऐसा नहीं होगा जी। और ये बेसिकली प्री कंडीशन थी मुज़ाकरात के लिए, अगर मुज़ाकरात होते तो। लेकिन अब मुज़ाकरात नहीं है, और बिलखुसूस जिस तरीके से देखें उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, हसन साहब, ये तो देखें आपको भी मालूम है और ये बात हुकूमत को भी मालूम है कि तहरीक इंसाफ का मतलब है सर इमरान खान। अगर इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होंगे, इमरान खान से बात नहीं होगी, तो फिर किससे होगी? हुकूमत इमरान खान से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं थी। हुकूमत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके साथ मुज़ाकरात कर सकती है। इमरान खान तो नाअहल हैं, डिस्क्वालिफाइड हैं, वो तो सजा याफ्ता मुजरिम हैं, वो तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सियासत में हिस्सा ही नहीं ले सकते। तो फिर तो ना ही समझे। तो बात यह है कि नहीं, जो बेसिकली अगर वो नॉमिनेट कर देते हैं महमूद खान अचकज़ई को, वो कर सकते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए, तो मुज़ाकरात के लिए भी बिठा देना मैंडेट। कभी नहीं देंगे। ये सियासत कर रहे हैं ये, और सियासत भी ऐसी कर रहे हैं कि जिसमें अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए, अपनी करप्शन और जुराइम के ऊपर पर्दा पोशी के लिए, उसको सियासी रंग देने के लिए इमरान खान साहब की ये सियासत है। और इस वक्त जो वो सियासत कर रहे हैं इसका उनको नुकसान होगा। बेसिकली माजी गवाह है। जब भी उन्होंने ये इस्तीफों की सियासत की है, तो अब कुछ अर्सा पहले आपने सुना नहीं था, अलीमा खान तो बेचारी बन के कह रही थी कि जी वो तो वो तो फरमा दी थी क्या है हमसे, ताकि हम जी उन्होंने ये बात की थी। और अब एकदम आपने देखा कि पूरी की पूरी जो सियासी कमेटी का फैसला एक तरफ रह गया, पार्लिमानी पार्टी का फैसला एक तरफ रह गया, और बुलडोज कर गए, अमरीत ले आए अपनी पार्टी के अंदर। और देखिए बात यह है कि कलेक्टिव विजडम हमेशा जो है वो उसको कंसिडर किया जाता है बेहतर ऑन बेसिकली एक अकेले इनफरादी शख्सियत की सोच पर। मुझे ये बताइए कि अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है जो अगला मरहला होगा उसमें PTI जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उससे भी मुस्ताफी हो जाएगी? बिस्मिल्लाह हो जाए, पहले नहीं हुए थे। 2000 अप्रैल 2022 के बाद भी तो उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे ना, तो इस्तीफे दें। और देखिए इस्तीफे देने का नुकसान ही हुआ है, और इस पर हवाले से भी माजी गवाह है। और खबर क्या है आपके पास?
नहीं देंगे इस्तीफे, लेकिन अगर दे भी दें, देखिए इमरान खान का प्रेशर है ना, पार्टी तो अभी भी नहीं चाह रही थी कि कायमा कमेटियों से इस्तीफे दें, पार्टी तो नहीं चाह रही थी कि हम तसादुम की तरफ जाएं, पार्टी तो 5 अगस्त की कॉल के ऊपर भी तैयार नहीं थी, 3 महीने का टाइम दे रहे थे अली अमीन, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जनाब आप 5 अगस्त को हमारी हर सूरत एहतजाज होगा और वो नुक्ता अरूज पर होगा। फिर वो ऐसा नुक्ता अरूज था जो कि पेशावर के एक कोने को नहीं भर सका, जो सवाबी के कोने को नहीं भर सका और मजीद बैडली एक्सपोज हुई है। कुछ खबरें मेरे पास भी आई थी, मैंने भी ट्वीट किया था, एक आपने भी वो पिन भी किया हुआ है वजीर आला के हवाले से, जाना ठहर गया है। तो ये क्योंकि खान साहब उनसे नाराज हैं, ऐसी इत्तलात मिल रही हैं, तो अभी क्या ये चीजें हो गई हैं फाइनलाइज? देखिए उनके जो कोर्ट केसेस हैं उन्होंने उसमें जो है वो नाअहल होना है। अब कोर्ट केसेस के अंदर जो पहले तो 342 का स्टेटमेंट के ऊपर मामला आया हुआ था, तो वो थोड़ा सा उस शाम को जब मैंने ट्वीट किया था, उस शाम को उनके लॉयर ने वो 342 का स्टेटमेंट रिसीव करना था और नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर प्रोड्यूस कर देना था, लेकिन वो मामला फिर उन्होंने स्किप कर दिया, उनके लॉयर आए ही नहीं, तो अब वो केस अगली तारीख पड़ गई है। लेकिन आखिरी बात मैं ये करता चलूं, क्विकली सर क्लोज करना है, सबसे अहम चीज, इमरान खान साहब अपनी सियासत को खुद दफन नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद दफन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन अय्यूब साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह नाजरीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फलस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के पानी।